Good morning, students. Today we are going to discuss the first chapter of civics, that is the Indian Constitution. तो हमने इसके पहले भी इंट्रोडक्शन पढ़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, और उससे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द की फीचर्स. क्या पढ़ा था हमने पहले कि इसके टॉपिक्स पे हमने पहले पढ़ा था व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहले तो ये दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक सेट ऑफ रूल्स बाय विच आवर गवर्नमेंट रन. ओके, और उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है? एक गवर्नमेंट को प्रॉपर वे से रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो रूल्स हैं पूरी कंट्री को चलाने के लिए, पूरी गवर्नमेंट को प्रॉपर वे से चलाने के लिए. अब हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि आप चाहे कोई भी चीज़ देख लो, एंड यस्टरडे वी हैव गिव द एग्जांपल, आई हैव गिव द एग्जांपल ऑफ द गेम. ठीक है, हमने क्या किया था कि मान लो अगर क्रिकेट गेम खेल रहे हो और बिना रूल के किसी का भी मन कर रहा है, कोई कभी भी बॉल कर रहा है, कभी भी बॉल उठा के भाग रहा है, तो कौन हारेगा कौन जीतेगा? क्या वो गेम है? क्या वो गेम प्रॉपर वे से खेली जा रही है? नो. तो जब ये गेम नहीं खेली जा सकती बिना रूल्स के, तो क्या पूरी की पूरी गवर्नमेंट रन कर सकती है, पूरी कंट्री मैनेज हो सकती है? नो. तो वहाँ हमने पढ़ा था व्हाट आर द नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द की फीचर्स. आज हम की फीचर्स पढ़ेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं. इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा बैक में जाएंगे. क्या? हम नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे. अब आपको कोई ये कोई सिविक्स से या कोई हिस्ट्री थोड़ी है, लेकिन हमें इसके लिए यहाँ जाना पड़ेगा कि हम नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे. इंडियन नेशनल मूवमेंट. इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट वो मूवमेंट थी, वो टाइम पीरियड था जब हमारा देश लगातार आंदोलन कर रहा था. ठीक है, कितनी मुश्किल से ब्रिटिशर्स ने हमें मतलब कितने टाइम तक हमारे ऊपर राज किया, और कितनी मुश्किलों से, कितने एफर्ट्स से हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, जिसके बाद जाके हमारा देश आज़ाद हुआ. ठीक है, अब इतने सालों से, इतने लंबे टाइम पीरियड से अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर राज किया है, उसके बाद इतने सालों के बाद जब अंग्रेज यहाँ से छोड़कर गए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए, तो उसके बाद कितनी उम्मीद होती है, क्या क्या उम्मीदें थी लोगों की कि अब अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए, अब हमारा इंडिया हमारे पास है, अब हमें कैसे इसके कानून बनाने हैं, किस तरह से रहना है, कैसे सारा सिस्टम बनाना है. तो कुछ उम्मीदें थी कि अब देश क्या, अब तो कुछ होगा देश का. ठीक है, तो ये क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, द इमेजिनेशन ऑफ द फ्री इंडिया. अब इंडिया पूरी तरह से फ्री हो चुका था, अब उसकी कुछ इमेजिनेशंस थी. ठीक है, क्या इमेजिनेशन थी? देखो, डेमोक्रेसी बिकॉज वी सफर्ड अ लॉट. ठीक है, डेमोक्रेसी का क्या है, डेमोक्रेसी बनी उसके बाद. ठीक है, लेकिन क्या था उम्मीदें थी, क्योंकि जब कोई बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद गुजरता है ना, और जब हालात ठीक होते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ उम्मीदें होती है कि अब शायद गवर्नमेंट, अब हमारे देश में सब कुछ अच्छा होगा. ठीक है, तो क्या होगा, बिकॉज वी सफर्ड अ लॉट, क्योंकि हमने बहुत परेशानियाँ इंडियंस ने झेली हैं. ठीक है, अंडर अथॉरिटेरियन रूल ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट. कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो ये ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का टाइम पीरियड होता है. उस टाइम पीरियड में हमने बहुत अथॉरिटेरियन थे, अथॉरिटी उनके हाथ में थी. ठीक है, जब हम लोग गुलाम थे, तो उस टाइम बहुत परेशानियाँ झेली हैं. एंड इक्वल पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग. तो अब हम क्या उम्मीद करते हैं कि अब इक्वल पार्टिसिपेशन हो इन डिसीजन मेकिंग. अब पहले तो डिसीजन कौन लेते थे? सारा देश का जो बागडोर थी, सारी की सारी किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथ में थी, कॉलोनियल पावर थी. लेकिन अब क्या है, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि अब तो वो छोड़कर चले गए अंग्रेज, अब तो कम से कम हमारे देश में हर किसी का डिसीजन हो, हर किसी से डिसीजन पूछ कर लिया जाए, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस हो. यही उम्मीद कर रहे थे अपने देश की गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ऐसी बने, ऐसी सरकार आए. ठीक है, तो बट हाउ डिड वी अचीव दिस? अब कहा है कि ये उम्मीद थी, इस उम्मीद को पूरा कैसे किया जाएगा, कैसे उम्मीद पूरी होगी? बट हाउ डिड वी अचीव दिस? हम ये कैसे अचीव करेंगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इक्वल राइट्स कैसे अचीव करेंगे? दिस वॉज नॉट डन बाय वन पर्सन. क्या सिर्फ एक आदमी के सोचना बहुत है कि एक आदमी ने सोच लिया कि हाँ भाई मैं सिस्टम को ठीक कर दूंगा अब सारा? नहीं, इतना मुश्किल था इंडिया के अंदर प्रॉपर वे से सारा सेटअप करना, बहुत ठीक तरह से सारा सिस्टम, क्योंकि बिल्कुल डिस्टर्ब कर गए थे अंग्रेज. इतने लंबे समय तक हमारे इंडिया में राज किया है कि सारा सिस्टम खराब था हमारे इंडिया का. ठीक है, तो क्या था कि अब इस सिस्टम को ठीक करना था. तो क्या सिर्फ एक के एफर्ट से ये पॉसिबल था? नो, कई लोगों का ग्रुप था. देखिए कैसे, बॉडी ऑफ द लीडर, एक बॉडी ऑफ द लीडर, एक ग्रुप था. ठीक है, जो सबसे पहले सामने आया. क्या था वो? दिस वॉज नॉट डन बाय द वन पर्सन बट अ ग्रुप ऑफ द पीपल. एक लोगों का ऐसा ग्रुप था, अराउंड 300 पीपल. ये ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 300 लोगों का एक ग्रुप था, जिसको हमने क्या बनाई? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली.
असेंबली बनाई, ठीक है, एंड हु ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, और यही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है जिसको हम बोलते हैं संविधान सभा, ठीक है, और इसी ने मिलकर क्या बनाई, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो संविधान था उसको ड्राफ्ट किया, बनाया, ठीक है। तो हमारे देश के संविधान को बनाने वाले कौन थे, ये 300 लोग थे, और उसको उन्होंने क्या बनाया, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे संविधान का ड्राफ्ट किया, ठीक है। अब देखो इन्होंने किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, लेकिन उसके बाद द बॉडी ऑफ द लीडर हैड अ ह्यूज टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। ये जो बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जिसमें 300 मेंबर थे, इनका सबसे बड़ा योगदान क्या था कि हैड अ ह्यूज टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। इन्होंने ही हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, ठीक है। सबसे बड़ा काम इनका क्या था कि इन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, मतलब यहाँ पे इतने इतने कानून ऐसे बनेंगे, ऐसे पावर डिवाइड होगी, ऐसे ऐसे इतने इतने फंडामेंटल राइट्स लिखे जाएंगे, तो एक फ्रेमवर्क सा तैयार कर लिया, ठीक है। और इसको ड्राफ्ट किसने तैयार किया था इसका, ये याद रखना 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, BR अम्बेडकर ने, मतलब कच्चा पक्का सा जो फ्रेम था वो, कच्चा पक्का सा जो ड्राफ्ट था, फाइनल नहीं सिर्फ एक रफ सा, वो किसने तैयार किया था, BR अम्बेडकर ने, ठीक है। अब देखिए चैलेंजेस थे, अब एक इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री को, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, देयर इज द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, कितने धर्म के लोग रहते हैं, कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री और इतनी पॉपुलेशन, इतनी डाइवर्सिटी के बाद क्या सिस्टम स्मूथ इतनी आसानी से हो जाता? एक तो डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, और ऊपर से जो कितना इस लंबे समय तक अंग्रेज गुलाम बनाते थे, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त कर रखी थी, तो क्या वहाँ पे सिस्टम डेमोक्रेटिक तरीके से लागू करना पॉसिबल था? इतना बड़ा चैलेंज था, इट्स अ बिग चैलेंज, लेकिन हमने अपने संविधान ऐसे बनाया कि सब कुछ स्मूथ हो गया, ठीक है। देखो डाइवर्सिटी थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, डाइवर्सिटी, कई लैंग्वेजेस के लोग थे, कई धर्म को, कई मान्यताओं को मानने वाले थे, गरीबी बहुत, पार्टीशन हो चुका था, और ऊपर से जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश 2 भागों में बट चुका था, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स, और फिर सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या था, जो प्रिंसिपल स्टेट्स थी, प्रिंसिपल स्टेट्स कौन सी होती है, जो ये राजा महाराजा थे हमारे इंडिया में, ठीक है। जब देश का विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान के एरिया में चले गए, कुछ इंडिया में रह गए, लेकिन अब उनके बारे में क्या था, जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल स्टेट्स थी जो राजा महाराजाओं का था, ठीक है, उनको भी इंटीग्रेट करना था, बहुत बड़ा चैलेंज था ये, ठीक है। उसके अलावा देखो वर्किंग ऑफ दीज चेंजेस विजुअल इमोशन, इन सब का जो इन सब के ऊपर काम करना कि ये कैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, इस विजुअल इमोशन, ये बहुत ही विजुअल इमोशन था कि क्या ये हो पाएगा पॉसिबल, क्या इतनी डाइवर्सिटी में एक के लिए कानून बनता है दूसरों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्या ये सिस्टम ठीक तरह से बन पाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो डाइवर्सिटी थी प्लस नेशनल यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो लोग क्या चाह रहे थे, डाइवर्सिटी के साथ साथ, प्लस डाइवर्सिटी तो थी लेकिन इस डाइवर्सिटी के साथ ही क्या हो, नेशनल यूनिटी, लोगों के अंदर यूनिटी हो, ये एकता बनी रहे, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ सोशल लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर लोगों की डेवलपमेंट हो। अंग्रेज जो पूरी अर्थव्यवस्था को, सिस्टम को खराब कर दिया, जितना उन्होंने मुनाफा कमाया सब उन्हें अपने पास रखा और इंडिया को और गरीब कर दिया, ठीक है। तो अब क्या चाह रहे थे लोग, ये उम्मीद थी कि सोशियो इकोनॉमिकल, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर हर तरह से लोग डेवलपमेंट करें, ठीक है, सिस्टम देश का ठीक करें। अब देखो ये सारा हमने पढ़ा कि क्या हमारी उम्मीदें थी आज़ाद होने के बाद, और क्या क्या चैलेंजेस आए, और उसके चैलेंजेस को दूर करने के लिए कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने हमारा संविधान का ड्राफ्ट बनाया। नाउ दिस इज द सम ऑफ द चैप्टर, लास्ट में हम की फीचर्स हमने पढ़ने हैं कि ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमें कुछ की फीचर्स क्या निकल के आते हैं, हमारी गवर्नमेंट कैसी बनी। एक तो फेडरल हो, फेडरल मीन्स द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट टायर्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में आपने पढ़ा है कि हमारी जो पावर है तीनों में डिवाइड है ना, लेजिस्लेटिव का काम कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव का उसको एग्जीक्यूट करना है, और जुडिशरी का है कानून, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो कानून बना, वो सॉरी उसको वो करते हैं, अगर कोई इसको जो हमारे कानून बने हुए को नहीं लागू मानता तो उसको सजा देने का प्रावधान किसको है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और इसी से इन्फॉर्सेबल लॉ होते हैं क्योंकि हमें कानून की तरफ को मान्यता मिली है। तो फेडरलिज्म होना चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वही मैंने आपको पहले बता दिया कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी इसमें लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें, पार्लियामेंट्री क्या होती है, संसद, ठीक है, जहाँ बैठ के मिनिस्टर बैठते हैं, कानून बनता है, ठीक है। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और उसके अलावा 3 टायर्स में भी, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और रीजनल लेवल पर
पावर बटी हुई हो, ठीक है, ताकि सबका योगदान हो सके और सबकी प्रोग्रेस हो सके, सब डेवलप कर सके, तो सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी, ठीक है। उसके बाद तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है, हमारे देश का संविधान ऐसे बने कि उसके अंदर ऐसे फंडामेंटल राइट्स हो जिससे हर देश का हर नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन डेवलप, ठीक है, इकोनॉमिकली हाई हो सके और अपना पूर्ण विकास कर सके, ठीक है। तो ये सारी की सारी उम्मीदें थी और हमारा देश की गवर्नमेंट ऐसी बनी भी, उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और हमारे देश का संविधान बहुत अच्छा है, जिससे आज इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे देश में एकता है और शांति है। So this is about the key features of the Constitution. So I hope you understand. Tomorrow we will discuss with the next topic. Thank you so much.